हेलो बच्चों पार्टी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन, जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी का डीएनए से डीएनए का कॉपी होना रेप्लिकेशन की प्रोसेस है। क्लियर? ठीक है, तो डीएनए से डीएनए की कॉपी कैसे होती है, ये तो अब एक चीज़ हमें अगेन ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना कि जानना क्या चाहते हैं। जानना हम ये चाहते हैं कि डीएनए से डीएनए कॉपी हो रहा है, लेकिन वो कैसे होता है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म हो रही है। तो अब जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए होगा कि डीएनए से डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है या डीएनए की जो कॉपी डीएनए बना रहा है वो किस मैकेनिज्म से बना रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है या क्या। तो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है। डीएनए जो नोन है तब तक कि डीएनए एक डबल है स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए के जो दो एंड होते हैं दैट इज टर्मिनल एंड, एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है। 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्लियर है बेटा? तो इन सारी चीज़ों को जो हमें नॉलेज अब यहाँ पे जिन्होंने रेप्लिकेशन को प्रूफ किया होगा वो प्रीवियस नॉलेज जो ऑलरेडी नोन है उसको यूज़ करके करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक had immediately proposed a scheme for replication of DNA। तो वॉटसन एंड क्रिक ने एक की रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती होगी वो कहीं ना कहीं जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्रूफ कर दिया था उस स्ट्रक्चर में ही उसका आंसर छुपा होगा। इस तरीके का उन्होंने एक प्रपोजल किया। क्लियर? टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट is as follows: it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। क्लियर? अब एक जब सिंगल सेल बनी, हमारी जाइगोट एक सिंगल सेल बनी, तो उससे जब भी एम्ब्रियो बन रहा है या आगे जाके एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है तो वहाँ पे वही डीएनए का कंटेंट अपने आप को डबल कर रहा है हर बार रिपीटेडली। ठीक है, प्रोसेस पूरी हो रही है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो चारगाफ रूल, वॉटसन एंड क्रिक का हेलिकल मॉडल, उन सब में ही हिडन है। क्लियर? द स्कीम सजेस्टेड दैट द 2 strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand। क्लियर? अब इन ये क्या एज्यूम किया गया यहाँ पे कि ये स्कीम ऐसा सजेस्ट कर रही है कि जब भी डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, डबल स्ट्रैंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो हमेशा कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होगी कि वो दोबारा सेम स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है। ठीक है, दोबारा डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या मैकेनिज्म हो सकती है? क्लियर? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब डीएनए ही अपनी कॉपी सिंथेसाइज करने के लिए एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। क्लियर? इसको इस तरीके से समझो कि डीएनए को अपने को सेव करके रखना है और डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन भी है जो आगे एक्सप्रेस होनी है। तो डीएनए हमेशा अपने आप को पहले सेव करेगा। ठीक है, एक कॉपी बना के वो दे देगा कि यही वो इन्फॉर्मेशन है जो उसके पास थी, अब तुम इसको प्रोसेस करो। बट उसकी मेन जो कॉपी है वो सेव रहेगी। जैसे सपोज मास्टर कॉपी, तो वो हमेशा सेव रहेगी। क्लियर? After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand। अब ये तो रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है जो कि प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, रेप्लिकेशन की डेफिनेशन में कि जो भी रिजल्टेंट डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, एक स्ट्रैंड डॉटर होगा। क्लियर? ठीक है, एक न्यू स्ट्रैंड होगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको उस इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करके रखना है। क्लियर है बेटा? कंजर्व मोड में रखना है, मतलब सेव करके रखना है। लेकिन वो किस तरीके से? आधा स्ट्रैंड कंजर्व है, आधे स्ट्रैंड वो दे रहा है। ठीक है, तो हाफ स्ट्रैंड जब उसके पास एक स्ट्रैंड वो रखेगा अपने पास, तो वो अपनी खुद की कॉपी फिर से बना लेगा। समझना इस चीज़ को। अगर डीएनए 2 स्ट्रैंड में है, एक स्ट्रैंड को उसने आगे दे दिया तो जो आगे स्ट्रैंड गया वो उस स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री बना के फिर से पेरेंटल डीएनए जैसा हो जाएगा, और जो पेरेंटल डीएनए के पास एक स्ट्रैंड रह गया वो भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री को फॉर्म करके फिर से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, समझाते अभी हम आगे हो। दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी मीन्स हाफ इंफॉर्मेशन को, हाफ स्ट्रैंड को उसने कंजर्व रखा, मतलब 2 स्ट्रैंड है तो 1 स्ट्रैंड को कंजर्व रखा, 1 स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर गया। क्लियर है? दैट इट अकर्स बिफोर माइटोसिस एंड मियोसिस 1। मियोसिस 2 में रेप्लिकेशन नहीं होता है या होता है, इसका आंसर मुझे दोगे तुम लोग कि होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। क्लियर? इट अकर्स रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है, माइटोसिस में या मियोसिस फर्स्ट में। इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ इंटरफेज। आई थिंक इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एस फेज सिंथेसिस फेज, जब रेप्लिकेट करके अपने अमाउंट को डबल करेगा। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो थेरीज दी गई 3 टाइप्स की दी गई, ठीक है। इसमें डिस्पर्सिव मैकेनिज्म, कंजर्वेटिव मैकेनिज्म एंड सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। क्लियर है? ठीक है, एक एक को ध्यान से देखना। डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। इनिशियली मैंने बता दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड वो है जो कि एक्सेप्ट हुआ। क्लियर? तो भी हमें डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। डिस्पर्सिव मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड the original molecule break up into small pieces, each piece replicate itself and again rejoin to form 2 molecules of DNA। ये क्या हाइपोथेसिस कह रही है कि जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है वो अपने को छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक डाउन हो गया किसी वजह से, और वो सेगमेंट फिर से पूरा का पूरा डीएनए को सिंथेसाइज कर गया, और मतलब छोटे छोटे सेगमेंट अपने को सिंथेसाइज किए और वो सब सेगमेंट फिर से रिज्वाइन होके पूरा का पूरा होल डीएनए बना लिया। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है और इसके कोई एविडेंस नहीं थे, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर? मतलब ईच पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड अगेन रिज्वाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। और यही चेन रिएक्शन चल रहा है और बार बार डीएनए अपने को रेप्लिकेट कर रहा है। अदर मेथड इज कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मीन्स जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो कंजर्व है, वो सेव है। ठीक है, आगे मूव करने के लिए उसको अपनी कॉपी बना रहा है, वो पूरी की पूरी अपनी कॉपी बना दे रहा है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द ओरिजिनल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज वेल कंजर्व्ड। जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है वो वेल कंजर्व्ड है। इट्स कॉपी और रेप्लिका इज सिंथेसाइज्ड इन द मीडियम। उसकी रेप्लिका या कॉपी मीडियम में सिंथेसाइज हो जाती है। क्लियर? तो ओरिजिनल वाली जो कॉपी थी, ओरिजिनल जो डीएनए था उसने अपने आप को कंजर्व कर लिया। इसके भी कोई एविडेंस नहीं थे, इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। दिस मेथड प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। प्रपोज्ड मीन्स प्रपोज किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ही होगा। ठीक, प्रूफ किया था मेजल्सन एंड स्टॉल ने। तो दोनों साइंटिस्ट के प्रपोजल एक थ्योरी है एंड एक्सपेरिमेंट डन बाय मेजल्सन एंड स्टॉल। Clear? This method proposed by Watson and Crick. The evidence for semi-conservative mechanism was provided by Mendelssohn and Stroll in 1958. For this, they used bacteria E. coli as an experimental material. Clear है? ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उन्होंने लिया वो E. coli बैक्टीरिया था और प्रूफ किया उन्होंने कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा, एक डॉटर रहेगा। दे यूज द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास के। ठीक है, डिफरेंट मास होगा, न्यूट्रॉन्स डिफर करेंगे, वेरी करेंगे। इन देयर एक्सपेरिमेंट देख, अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन ध्यान रखना कि यहाँ पे आइसोटोप यूज हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं यूज हो रहे हैं। क्लियर? आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट मास के नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। इन देयर एक्सपेरिमेंट दे कल्चर बैक्टीरिया ई कोलाई इन ए कल्चर मीडियम विच कंटेन्स हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन N15 अगर उस मीडियम में प्रेजेंट होगा और वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो ई कोलाई बैक्टीरिया को जो डबलिंग टाइम होता है वो होता है 20 मिनट। ठीक, मतलब एक बैक्टीरिया रहा होगा तो वो 20 मिनट बाद उसकी एक जनरेशन कंप्लीट हो गई होगी और दूसरी जनरेशन आ गई होगी, तो वहाँ पे 2 बैक्टीरिया मिलेंगे। क्लियर? इसके बाद फिर से 20 मिनट के बाद देखोगे तो वहाँ पे 4 बैक्टीरिया होंगे। तो डबलिंग टाइम ऑफ ई कोलाई, क्वेश्चन आते हैं इससे, कुछ क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस कराएंगे। ई कोलाई का डबलिंग टाइम 20 मिनट है। ठीक है,
इस केस में अब ऑब्वियसली वो डबल कर रहा है, तो जो न्यू सिंथेसाइज बैक्टीरिया होगा उसका नाइट्रोजन कहाँ पे आएगा बेटा, उसमें नाइट्रोजन कहाँ पे आएगा, कैप्सुलेटेड लेयर में भी आएगा, नाइट्रोजन उसके डीएनए में भी आएगा। मीन्स जो भी स्ट्रक्चर नाइट्रोजन से बने होंगे उस सब जगह पे हैवी नाइट्रोजन पहुंच जाएगा, ठीक है। और हमें ऑब्जर्व क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को ऑब्जर्व करना है। तो दे ग्रू द बैक्टीरिया अप टू 17 जनरेशन इन दैट कल्चर मीडियम। आफ्टर 17 जनरेशन, 17th जनरेशन देखा। अब तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताना कि फर्स्ट जनरेशन मतलब एक बैक्टीरिया से स्टार्ट किए तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे आफ्टर 17th जनरेशन, उस कल्चर मीडियम में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और डबलिंग टाइम क्या है, 20 मिनट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख के सॉल्व करना। 17th जनरेशन के बाद उस कल्चर मीडिया में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियम प्रेजेंट होंगे। आफ्टर 17th जनरेशन दे फाउंड दैट नाउ इन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया N15 इज प्रेजेंट। दीज डीएनए आर नोन एज हैवी डीएनए। 17 जनरेशन के बाद देखा जब उन्होंने, तो हर एक डीएनए में हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। तो हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, आइसोटोप नाइट्रोजन का हैवी वाला प्रेजेंट था, तो उस डीएनए को क्या बोल दिया गया, हैवी डीएनए। One of these bacteria was now cultured in a normal medium which contains normal nitrogen। मतलब N14 से लेबल किया गया, N14 आइसोटोप को लिया गया उस कल्चर मीडियम में और इसको कंपैरेटिव टू हैवी डीएनए नॉर्मल मीडियम बोला गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल मीडियम है, इसमें जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो ऑब्वियसली कल्चर मीडियम में क्या है, N14 आइसोटोप है। तो उस डीएनए की मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म होगी तो जो भी एलिमेंट चाहिए वो उसको मीडियम से मिलेंगे या अपने अंदर डिवीजन करके, एक सेल जैसे न्यूट्रिएंट लेती है उसी तरह उस न्यूट्रिएंट से ही ब्रेक डाउन करके एलिमेंट्स को लेती है, फिर वो सिंथेसाइज होगा, कैटाबॉलिस एनाबॉलिस यहाँ पे चलेगा, ठीक है बेटा। तो सिंथेसाइज होगा तो जब प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, N14 आ जाएगा, क्लियर। आफ्टर 1 जनरेशन दे फाउंड दैट, अब यहाँ पे पहले जो बैक्टीरिया ग्रो कराए 17 जनरेशन के बाद उसमें से ही एक बैक्टीरिया को ले लिया उन्होंने और नेक्स्ट कल्चर मीडियम में फिर से कल्चर करेंगे और अगेन वो 20 मिनट पे डिवाइड करके डबल हो जाएगा, क्लियर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डबलिंग का टाइम है और जो कल्चर मीडियम है, क्लियर। आफ्टर 1 जनरेशन दे फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज इंटरमीडिएट बिटवीन हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए। अब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के ही बैक्टीरिया के डीएनए को देखा पहले, ठीक है। 17 जनरेशन तक तो क्या हुआ, नॉर्मल डीएनए हैवी डीएनए में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में देंगे तो मतलब फर्स्ट डिवीजन, समझ रहे हो इस चीज़ को, फर्स्ट डिवीजन। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा लेक्चर ले लूँगी, तुम लोग समझने का कोशिश करो यहाँ पे, ठीक। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ है तो वहाँ पे एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म होगा, क्लियर। तो इंटरमीडिएट डीएनए मिलेगा, इंटरमीडिएट किसके बीच का इंटरमीडिएट, ना हैवी रह जाएगा वो ना लाइट रह जाएगा, क्योंकि हैवी स्ट्रैंड कहाँ से आया था प्रीवियसली, जो पेरेंटल बैक्टीरिया, अब यहाँ पे कौन सा हो गया, जो 17th जनरेशन का बैक्टीरियल डीएनए होगा वो पेरेंट डीएनए हो गया, क्लियर। फिर नेक्स्ट जनरेशन में इसको देखा गया, नेक्स्ट जनरेशन का डिवीजन, तो फर्स्ट जनरेशन का बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो एक स्ट्रैंड हैवी डीएनए का हो जाएगा, एक स्ट्रैंड लाइट डीएनए का हो जाएगा, क्लियर। तो वी कैन से दैट फर्स्ट जनरेशन में क्या ऑब्जर्व हुआ, दे फाउंड इंटरमीडिएट डीएनए बिटवीन हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए। इट मीन्स कि एक स्ट्रैंड N15 का होगा और एक स्ट्रैंड में N14 प्रेजेंट होगा। This explains that these DNA molecules have one parental strand and one new strand. That's why these have intermediate density. Clear? इसके बाद फर्स्ट ये बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखते हैं आज, आगे की मेथडोलॉजी एक्सपेरिमेंट मैं एक्सप्लेन करूँगी। बस जस्ट पहले समझने की कोशिश करो कि रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म क्या है, क्लियर। तो एनसीईआरटी की इमेज दिखा देते हैं हम एक बार पहले कि रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या है। देखो मैकेनिज्म जब हायर लेवल में पढ़ोगे तो यहाँ स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, वो सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। बट अभी हमें जो समझना है जस्ट ये समझो कि
एक डीएनए है, डीएनए अपने स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है, तो उसके लिए जैसे रेड से डिनोट है, तो रेड डीएनए अपने को सेपरेट किया दोनों स्ट्रैंड को, और उसमें न्यू डीएनए फॉर्म हुआ ग्रीन कलर का। क्लियर। फिर से उसने 20 मिनट हुआ फर्स्ट जनरेशन, 40 मिनट बाद देखा तो फिर से दोनों स्ट्रैंड दोनों डीएनए के अलग होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 स्ट्रैंड। हर एक स्ट्रैंड अपनी एक कॉपी को प्रोड्यूस कर देगा, तो फिर से कितना हो जाएगा 4 डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब 4 बैक्टीरिया है यहाँ पे। ठीक, 40 मिनट बाद इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, तो तुम एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि उसमें जो कंजर्व पोर्शन है वो कितने परसेंटेज में आएगा। ये हम लोग बाद में देखेंगे, जस्ट मैकेनिज्म को भी समझो कि जो मैकेनिज्म है सेमी कंजर्वेटिव की, वो है रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, तो रेप्लिकेशन में एक पेरेंटल डीएनए रह रहा है, एक डॉटर डीएनए, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, छोटा सा ही लेक्चर आज का बना रहे हैं हम, इसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो। नेक्स्ट लेक्चर आज या कल फिर से अपलोड कर देंगे, और उसमें पूरा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस देखेंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर भेजना मुझे ज़रा। 17 जनरेशन में नंबर ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट होंगे। क्लियर, चलो बाय बाय, टेक केयर।